नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशंस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं और उनके जाने से पहले ही अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों पर सलाह देने वाली संस्था यूएससीआईआरएफ के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं, आरएसएस के नेताओं को राजनयिक सम्मान न देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने की अपील की है। अब अमेरिकी संस्था यूएससीआईआरएफ के चीफ आरिफ महमूद की इस मांग पर अमेरिकी सरकार का क्या रुख होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आरएसएस पर सवाल उठाना या उसे बैन करने की बात क्यों उठी और इसके मायने क्या हैं, हम इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग कोई नई बात नहीं है, लेकिन देश के बाहर अमेरिका में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग को लेकर घमासान मचा हुआ है। अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता के मामलों पर सलाह देने वाली संस्था के अधिकारियों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार से आरएसएस के नेताओं को राजनयिक सम्मान न देने और उनके साथ उच्च स्तरीय बैठकें नहीं करने की अपील की है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के सदस्य हैं। उन्होंने आरएसएस को एक ऐसा व्यापक संगठन बताया जिसके कुछ सहयोगी संगठनों पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों में शामिल होने के आरोप लगे हैं। महमूद की ये टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा से कुछ सप्ताह पहले आई है। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग यानी AHEAD कर रहा है। आरएसएस पर ये आरोप लगाए गए हैं। यूएससीआईआरएफ ने महमूद और मिल्स की टिप्पणियों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है। महमूद ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं। आरएसएस एक व्यापक संगठन है जिसके कुछ सहयोगी संगठनों पर ईसाइयों और मुसलमानों जैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों के आरोप लगे हैं। अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अमेरिका की यात्रा की योजना बना रहे हैं। इसके पहले भी यूएससीआईआरएफ ने मार्च में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघनों को लेकर भारत की आलोचना की थी। रिपोर्ट में आरएसएस और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ जैसी संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। भारत ने यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा था कि ये संगठन लगातार देश की विकृत और चुनिंदा तस्वीर पेश करता रहा है। इनकी रिपोर्ट संदिग्ध स्रोतों पर आधारित है। इधर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 16 मार्च को एक बयान में कहा था कि भारत की चुनिंदा आलोचना जारी रखने के बजाय यूएससीआईआरएफ को अमेरिका में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और हमलों की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत को निशाना बनाने की प्रवृत्ति की बजाय अमेरिका में भारतीय समुदाय के सदस्यों के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता और डराने धमकाने की घटनाओं पर ध्यान देना चाहिए। इतना ही नहीं, हाल में आई यूएससीआईआरएफ की मांग को लेकर भी भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को कड़ाई से खारिज किया है। भारत का कहना है कि ऐसी संस्थाओं की रिपोर्ट एक तरफा और तथ्यों से परे होती हैं। आरएसएस एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन माना गया है जो देश सेवा में लगा है। ये भारत के बारे में उल्टी सीधी बातें और साथ में भड़काने वाली बातें ये करता रहा है। तो कहूँगा कि ऐसे संस्थानों से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये संस्थान और ऐसे संस्थान के पास अपने खुद के एक एजेंडा होता है और साथ ही साथ इनका कोई साख या तो कोई विश्वसनीयता इसमें नहीं है। तो ये मैं आपके जवाब में कहना चाहूँगा। देखिए, भारत कभी किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता और जो छेड़छाड़ करता उसे छोड़ता नहीं। गहरी नाराजगी तो पाकिस्तान में पाकिस्तान के प्रति है। वो तो अलग होना चाहता है, खुद स्वतंत्र होना चाहता है और इसीलिए अमेरिका का राजदूत ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। जो है उसको कह दिया। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, वो अमेरिका के राजदूत को तलब करे या अमेरिका का तलवा चाटे, उससे कोई लेना देना। प्लीज आप ही बताइए, जिनको देश का इतिहास पता ही नहीं, जिनको देश की आजादी में भागीदारी नहीं थे, ये लोग बैठ के अब हमें बताएंगे, ये सिखाएंगे। अरे भाई, देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। वाह रे वाह, अब हम तो वास्तव में राम भरोसे।
यूएससीआईआरएफ के अलावा मानवाधिकार समूह हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स ने भी भागवत के दौरे का विरोध किया है। संगठन ने कहा कि इसे मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ आरएसएस नेटवर्क की हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता। ग्रुप ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एकता का जश्न धार्मिक श्रेष्ठता की राजनीति को छिपा नहीं सकता। बहरहाल अब पाकिस्तानी मूल के यूएससीआईआरएफ चीफ की मांग अमेरिकी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, उनका क्या रिएक्शन आता है और भारत इसे किस तरह से लेता है, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग है और क्या अमेरिकी सरकार जो है या अमेरिकी प्रशासन है वो इस पर संज्ञान लेगा तो वो क्या संज्ञान लेगा, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। सवाल इससे और बड़ा ये हो जाता है कि यूएससीआईआरएफ की जो हम बात कर रहे हैं, जो अमेरिका की एक संस्था है, और वो यदि कह रही है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, वो ऐसे वक्त पे ये बयानबाजी कर रही है या स्टेटमेंट दे रही है जब हाल ही में जो आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत, उनका न्यूयॉर्क का दौरा है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मोदी जी हैं वो आरएसएस के संगठन से जुड़े हैं, उसके सदस्य रहे हैं। तो इस तरीके से जो अलगाववाद की जो बातें जोड़ी जा रही हैं, इसलिए उनको बैन करना चाहिए। देखिए, जब बहुत ज़्यादा नहीं समझ हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो, तो उस पर टीका टिप्पणी होनी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है भारत अमेरिका के संबंध जिस तरीके के हैं, तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप से, अमेरिकी प्रशासन से, कि वो अपनी संस्था को किस तरीके से लताड़ लगाते हैं और भारत के सामने किस तरीके से वो अपनी चीज़ों को रखते हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि उनका रिएक्शन क्या आता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी वो भी बातें करते हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रतिबंध लगाना या बैन लगाना, इस तरह की बातें क्यों? कोई ऐसा कोई अपराधी तो है नहीं कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। और इसके लिए भारत ने अच्छे से लताड़ भी लगाई है, अपना स्टेटमेंट उन्होंने दिया भी है। उन्होंने कहा भी है कि थोड़ी चिंता वहाँ पे जो हिंदू मंदिर हैं वहाँ की आप कर लीजिए, तब ये सारी बातें आप यहाँ पर बैन की करिए। आखिर इसके क्या मायने हैं, क्यों इस तरह की बात की गई है और इसका क्या रिएक्शन होगा, हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अब से अनिल जी जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल, अब से कुछ देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनका भी स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरएसएस विचारक है दिनेश उपाध्याय। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करूंगी। और जब भी इस तरह के कोई विषय होते हैं ना, मुझे लगता है एक्सपर्ट पहले बोलें तो बेहतर होगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष की बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो अनुपम जी, एक लाइन का सवाल है, इस विषय को आप कैसे देखते हैं? हालांकि भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि इस बात पे चिंता कम करिए कि किसको बैन करना है या आरएसएस को बैन करना है। चिंता वहां पे जो अब आरोप लगा रहे हैं कि जो धार्मिक हैं या अल्पसंख्यक हैं उन पे गलत तरीके से चीजें होती हैं, तो इन सारी चीजों को छोड़ के आप अमेरिका में किस तरीके से हिंदुओं के साथ तमाम बातें या वहां के मंदिरों को, उनको लेके आप काम करिए, थोड़ा सोचिए तो ज्यादा बेहतर होगा, बशर्ते आप आरएसएस को बैन करने की बात करें। अच्छा, थोड़ा सा ये मुद्दा इसलिए भी मुझे बड़ा लगा क्योंकि हाल ही में मोहन भागवत का दौरा भी है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या मायने हैं, क्योंकि जिन्होंने ये टिप्पणी की है वो पाकिस्तानी मूल के हैं। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी प्रशासन को थोड़ा सोचना चाहिए कि इस तरह की बातें या इस तरह का प्रोपेगेंडा क्यों उनके यहाँ की एक संस्था कर रही है। हाँ, देखिए राकेश जी, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि अमेरिका की जो ये संस्था है यूएनसीआईआरएफ, इस संस्था का एक ही काम है और वो काम ये है कि वो इंटरनेशनली रिलीजन्स जो भी काम कर रहे हैं अलग अलग देशों में, उनमें कितनी फ्रीडम है, उन देशों के अंदर विभिन्न धर्मों की, खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, उसके ऊपर विचार करना इस संस्था का काम है। 1998 में एक एक्ट बना अमेरिका के अंदर, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। ये संस्था उसी के तहत काम करती है और इसका काम किसी के ऊपर प्रतिबंध लगाना नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, ये प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, ये सिर्फ सिफारिश कर सकती है। और सिफारिश किससे कर सकती है? फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, या फिर वहां की कांग्रेस में सिफारिश कर सकती है। के ऊपर है कि वो उसकी सिफारिश माने या ना माने, या किसी हद तक माने, या इसको कैसे स्वीकार करें या गैर स्वीकार करें, ये सब उनके ऊपर आता है। तो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये संस्था समय समय पर अलग अलग देशों को लेकर के एक रिपोर्ट बनाती रहती है
और उस रिपोर्ट में काफी हद तक तल्खी भी होती है और इस संस्था के ऊपर आरोप भी लगते हैं कि कभी कभी इसका रवैया पक्षपातपूर्ण भी होता है, यानी कि कुछ खास समुदाय के लोगों को ज्यादा टारगेट करती है। कम से कम हिंदुस्तान के खिलाफ तो अभी तक इसका रवैया इस तरह का नहीं था, लेकिन अगर इस समय ये बातें उठ रही हैं इस संस्था की तरफ से, तो ये मानना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर एक लॉबी ऐसी तैयार हो चुकी है या हो रही है जो कि भारत के साथ अच्छे संबंधों को रखने के बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं है, यानी कि अमेरिकन लॉबी भारत के विरोध में खड़ी होना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर जिम्मेदारी इस संस्था की नहीं बल्कि भारत सरकार की है, भारत के राजनयिकों की है कि वो इस तरह की लॉबीज को पहले से आइडेंटिफाई करें और उनके जो भी उनके भ्रम है उनको दूर करें। तो यूएनसीआईआरएफ जो भी काम कर रही है वो हमेशा से 1998 जैसे मैंने बताया तब से ये काम कर रही है और इसने कई सारे देशों के खिलाफ सिफारिश की है। मैं आपको बता दूं कि इसने जिस तरह की सिफारिशें करी हैं उसके हिसाब से प्रतिबंध लगाए गए हैं, दबाव बढ़ाया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, क्यूबा के खिलाफ, सेंट्रल अमेरिका के कुछ देशों के खिलाफ, सऊदी अरेबिया के खिलाफ जिसको अमेरिका का बहुत अच्छा पक्षधर माना जाता है, उसके खिलाफ भी इस तरह के आरोप इस संस्था ने लगाए थे और उनके ऊपर दबाव बढ़ाया गया था। तो ये संस्था सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करती है। अब अगर आप इसको पूरी तरह से अध्ययन करें तो वो ऐसा लगता है कि वो समता के हिमायती हैं, यानी कि तमाम धर्मों और खासतौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी तरह की अगर कार्रवाई होती है किसी देश के अंदर तो ये उसके विरोध में खुल करके आते हैं। लेकिन उस विरोध को पक्षपात के स्थिति तक ले जाने का इसके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे हैं और भारत भी इसी बात को लेकर के अपना कंसर्न जता रहा है कि भारत के खिलाफ जो या खासतौर पे आरएसएस के खिलाफ ये जो वक्तव्य दिए जा रहे हैं इस संस्था के माध्यम से, आरएसएस कैसा संगठन है सबको पता है और आरएसएस के जो भी कई सारे लोग इसके खिलाफ भी रहते हैं, कई सारे लोग इसके पक्षधर भी रहते हैं। लेकिन अगर आप एक अमेरिकन की नजर से देखें तो वो आरएसएस को मुझे लगता है कि इस समय जो वहां पर जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग उसके आसपास हैं, वो शायद आरएसएस के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं और आरएसएस के मार्फत भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। तो ये एक राकेश जी मुझे लगता है एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। हमने पिछले 1-2 वर्षों में देखा है कि भारत के ऊपर तमाम तरह के दबाव बनाए गए, डोनाल्ड ट्रंप के डायरेक्ट ऑफिस से दबाव बनाए गए, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगाए गए, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के काफी भ्रम फैलाया गया और ये एक उसी विषय को मैं आगे ले जाता हुआ देख रहा था। इस तरह की बातें आ रही मीडिया के अंदर तमाम चैनलों के माध्यम से और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगत के मीडिया जगत के माध्यम से, तो वो मैं उसी पैटर्न को आगे फॉलो होता देख रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं भारत सरकार को और ज्यादा बैकफुट में ढकेलने की और भारत के खिलाफ उसी लॉबी की जिसकी हम चर्चा कर रहा था उसी लॉबी का एक प्लान हो सकता है। अब इसमें आरएसएस कहां तक दबाव में आएगा या भारत सरकार कहां तक दबाव में आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण स्थिति है और इस चुनौती का भारत सरकार को सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। दिनेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी दिनेश जी, ये बात तो देखिए सही है। मुझे भी एक बात तो ये पूरे विषय को पढ़ने के बाद ये लगा, मैं अनुपम जी की बात से सहमत हूँ कि ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कोट किया है कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए, प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मोदी जी का जिक्र किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, उनके सदस्य हैं, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो शायद हो सकता है कि आरएसएस के साथ साथ निशाना देश के प्रधानमंत्री पर हो और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अमेरिका किस तरह का स्टैंड इस पूरे विषय पर लेता है। कुछ सकारात्मक बात करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर हमें ही खुद सोचकर इसका बहुत बेहतर जवाब देना पड़ेगा और ये पूछना पड़ेगा अमेरिकी प्रशासन से भी कि आपके यहाँ की कोई भी संस्था इस तरीके से बात क्यों कर सकती है, क्योंकि जहां तक भारत की बात है या देश के प्रधानमंत्री की बात है और आरएसएस की बात है, आप इस तरीके से चीजें मत करिए, क्योंकि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो देश सेवा के लिए काम करता है। तो आप ऐसे किसी संगठन को बैन करने की बात कैसे कर सकते हैं? तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ना सही, अमेरिकी प्रशासन ना सही, हमारी तो कम से कम जिम्मेदारी है। मैं इसलिए अनुपम जी की बात से सहमत हूं कि हम ये बात उठाएं, लेकिन तब तक हम इंतजार करें कि अभी फिलहाल कितना गंभीरता से अमेरिकी प्रशासन इस पूरी बात को लेता है। क्या आप इस विषय पे अपनी बात रखेंगे? और क्योंकि ये तो सीधे सीधे आप तो आरएसएस के क्योंकि पक्षी रख रहे हैं और ये समझ लीजिए कि आप ही को जैसे बैन करने की बात हो गई है अमेरिका में। क्या एक क्वेश्चन ये भी है कि आखिर क्या किया आरएसएस ने, क्यों बैन की बात की, क्या गलती क्या की, क्या अपराध किया, क्या दोष है, क्या किया राष्ट्र के अंदर हम लोगों ने कि ये बात कही, आखिर क्यों, हमने क्या ऐसा गलत किया, क्या दोष किया, क्या पाप किया, क्या गलती की कि इस तरह की आवाज आई है? इसका क्वेश्चन भी खड़ा होना चाहिए। हाँ, मैं बता रही हूँ सर
दिनेश जी, ये जिक्र किया गया है उनकी बात में कि जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन पर हमले कराते हैं, और ये बात आप हमेशा देखिए आरएसएस पर या भारतीय जनता पार्टी पर ये सवाल हिंदू मुस्लिम वाला हमेशा से आरोप लगा। तो क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल के हैं और वो ये बात यदि कर रहे हैं तो उनको बहुत ज्यादा चिंता हो गई है धार्मिक अल्पसंख्यकों का, एक जो उन्होंने कोड करके ये बात रखी है। हालांकि हमारे यहाँ से जवाब गया है, लेकिन आप यदि पूछ रहे हैं कि क्यों बैन करें, तो ये उनका आरोप है। संघ राष्ट्र के लिए कार्य करता है। भारत की पवित्र भूमि के अंदर रहने वाला प्रत्येक मेरा भाई और भगिनी, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सभी का बराबर का सम्मान है। किसी की पूजा पद्धति कुछ भी हो, अगर वो राष्ट्रीय है, राष्ट्र हित में कार्य करता है, तो उसका कोई विरोध नहीं करना चाहिए और ना ही हम लोग करते। हाँ, भारत के खिलाफ या राष्ट्र के खिलाफ जब कोई व्यक्ति जाता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उसका विरोध होना चाहिए। इस तरह की बातें निराधार है, कोई आधार इन बातों का है नहीं। संघ एक समाज का कार्य करते रहते हैं, विभिन्न प्रकल्पों में सहयोग देते भी हैं, लेते भी हैं। और अगर इस तरह के अल्पसंख्यक का इन्होंने जिक्र किया है तो मैं आपको चर्चा कर दूं। राखी जी, श्रद्धेय इंद्रेश जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का प्रकल्प है, वो बड़ी अच्छी तरह से राष्ट्र के अंदर चल रहा है। उसके अंदर जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले मेरे मित्र और भाई बहन हैं, तो बड़े अच्छे तरह से राष्ट्र हित का कार्य करते हैं। लेकिन कभी भी उन लोगों ने इस बात का प्रयास नहीं किया कि ये मस्जिद में जाना बंद करें या अपनी टोपी ना ओढ़ें या इस्लाम को ना माने। ऐसा कभी भी प्रयास नहीं किया गया। इस तरह की जो बातें ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इलीगल प्रेशर बनाने का प्रयास है। लेकिन ये सफल होने का तो खैर मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता कि इस तरह की बातें सफल होंगी। लेकिन हाँ, बस इस तरह की चर्चा की है और अपनी उपस्थिति दर्ज करने का हो सकता है कि नहीं, हम लोग भी हैं, अपनी बातें कहते हैं, विरोध कर दिया। लेकिन इस तरह की बातों का कोई तालमेल या इस तरह का कोई संघ के साथ ये जुड़ाव है नहीं, बिल्कुल भी। और बात कही है उन्होंने, लेकिन ये टिक नहीं पाएंगे। संघ का एक अलग विषय है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राष्ट्र हित में कार्यक्रम करते रहते हैं। और रही माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की बात, बिल्कुल आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इलेक्शन लड़ा है। आज इलेक्शन लड़ने के बाद वो जनप्रतिनिधि हैं, राष्ट्र के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आगे भी कोई भी व्यक्ति संघ का कार्यकर्ता स्वेच्छा से किसी भी दल को ज्वाइन करके अगर राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के कार्य करना चाहता है तो स्वतंत्र है, कोई इसको पाबंदी या कोई मनाए तो है नहीं, बिल्कुल भी। इसलिए इस तरह की बातें जिन्होंने की है, बेकार की बातें हैं। अमेरिका की सरकार को इसके ऊपर गहन चिंतन करते हुए उनको फटकार लगाई जानी चाहिए कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो। संघ एक इस तरह का संगठन है, 100 वर्ष से ज्यादा संगठन को राष्ट्र के अंदर कार्य करते हुए हुआ है। किस तरह का कार्य लोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में। ये अर्थक्वेक आ जाए या बाढ़ वगैरह आ जाए या कोई भी आपत्ति या विपदा आती है, संघ का कार्यकर्ता सबसे पहले वहां दिखाई देता है। तो इसलिए संघ के जो कार्य रहे हैं और उसके निस्वार्थ भाव से रहे हैं, उसके बावजूद भी स्वयं सेवक के अंदर किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, किसी प्रकार की फीलिंग्स या उसके कार्य करने के बाद हमें कुछ प्राप्ति हो, ऐसा भाव भी नहीं रखता है एक स्वयं सेवक। बिल्कुल भी सिर्फ निस्वार्थ भाव से कार्य करना, समाज से ही वो चीजें इकट्ठा करना, किसी एक व्यक्ति से या राजनीतिक दल से उन चीजों की प्राप्ति ना करते हुए समाज से एकत्र करके उस चीज को डोनेट करने के रूप में कार्य करते हैं। 2014 के अंदर जो कश्मीर के अंदर बाढ़ आई तो मुझे वहां इंचार्ज बना करके भेजा था। वहां हमने कितने सारे मेडिकल के कैंप लगाए, लेकिन वो जो मेडिकल के कैंप लगाए थे वहां पे बिस्किट, नमकीन, मेडिसिन, डॉक्टर्स जो गए थे वो राष्ट्र के लोग थे, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं थे। जो सामान इकट्ठा किया था, मैं उस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं कि हमने राष्ट्र सामान की डिमांड की थी और वो सामान लेकर के वहां हमने बांटा था। नेपाल के अंदर जब अर्थक्वेक आया तो वो किसी एक राजनीतिक दल का सामान नहीं था, भारत के सभी मित्रों से उन्हें रिक्वेस्ट की थी, वहां से सामान लेकर के नेपाल के अंदर बांट करके आए थे। इसलिए इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल गलत है, निराधार है। अच्छा कार्य कर रहे हैं लोगों की तो तारीफ होनी चाहिए।
ठीक है। बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में रह करके भी, अभावग्रस्त जीवन जी करके भी, विपरीत परिस्थिति में रह करके भी संघ स्वयंसेवक कार्य करता है। और ये बात कई बार दिखाई गई है, आपने भी अपने चैनल पे दिखाई है, ऐसी स्थिति में स्वयंसेवक जाकर के कार्य करता है। इसलिए इन लोगों को परमपिता परमेश्वर शक्ति दे, सद्बुद्धि दे कि जिन लोगों की मदद करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, उन लोगों के लिए तुम बातें क्या कर रहे हो। लेकिन क्या है कि स्वतंत्रता है, ये बस कोई कुछ भी कह सकता है भारत के अंदर, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है। लेकिन राकेश जी, अमर्यादित अभिव्यक्ति की आजादी राष्ट्र के लिए खतरा बनती है। ठीक है। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, राष्ट्र के दुश्मन हैं, मानवता के दुश्मन हैं। इन लोगों को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो, ठीक है दिनेश क्यों जी। बोल रहे हो। उन लोग हैं, उनके बारे में कम से कम चिंता करके चिंतन में देख तो लो कि उन लोगों का 100 साल का इतिहास क्या रहा है, ठीक है, किस जल्दी तरह से से वापस जीवन आऊंगी। जिया है। किसी के बारे में कुछ भी कह देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, जल्दी से वापस आऊंगी। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है। सुमन जी, आप कैसे इस विषय को देखते हैं? किसकी पहली प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की? अमेरिका की तो बनती ही है क्योंकि संस्था वहां की है, लेकिन मुझे लगता है हमको जो जवाब देना है हमने दिया, लेकिन हमको भी बात करनी चाहिए क्योंकि हम कितना ही डिस्कशन कर लें, अमेरिका पर संबंधों की बात कर लें, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो स्टेटमेंट आए हैं अमेरिका की तरफ से भारत के लिए, हमें नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी लताड़ लगाएंगे या कोई ऐसी चीज़ होगी। और 29 अगस्त को एक कार्यक्रम में जाना भी है मोहन भागवत को, तो इस तरह की बात करना ये अच्छी बात तो नहीं है। और एक चीज़ और भी है, संस्था कितनी ही बड़ी हो, कैसी भी हो, उसके कोई भी राइट्स हों, आप किस जगह पे किसके लिए लिख रहे हैं या बात कर रहे हैं, क्या इस पर संज्ञान नहीं लेता है अमेरिकी प्रशासन? क्या उन्हें पता नहीं होता? ये भी एक सवाल है। कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए राखी जी, ये जो धार्मिक आजादी की वकालत करने वाली अमेरिका की संस्था है, इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा इसका एडवाइजरी बॉडी है ये ठीक है। हो सकता है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की साजिश के तहत ये बयान जारी किया गया हो, क्योंकि संघ चालक 29 अगस्त को जा रहे हैं एक संस्था में के कार्यक्रम भाग लेने के लिए। तो ये संस्था ने जिस तरह से बातें कही हैं कि आरएसएस को बैन कर दो, आरएसएस को हटा दो, और इस तरह की बातें लगता है पूर्वाग्रह हैं। रॉ पर भी सवाल उठाया उन्होंने कि रॉ को बैन करो। इससे लग रहा है कि पूर्वाग्रह के साथ जो है अमेरिका की संस्था ने ये बातें उठाई हैं, जिसकी हर भारतीय को कड़ी निंदा करनी चाहिए। देखो, आरएसएस, मैं आरएसएस से नहीं हूं, लेकिन आरएसएस मुझे लगता है एक राष्ट्रीय संगठन है, सबसे बड़ा एनजीओ है इस देश का। 100 साल से अपना संगठन इस देश में चला रहा है। मुझे बताइए, पिछले 100 सालों में क्या आपको संघ के बारे में कोई शिकायत आई कि उसने देश विरोधी काम किया हो, राष्ट्र विरोधी काम किया हो, हत्याएं की हो? चलो कुछ एक आध पुरानी गोडसे वगैरह ये बातें छोड़ दो, आप ये बताओ कि आपको कभी ऐसा जानकारी मिली क्या? मतलब इस तरह की संस्था जो सामाजिक कामों में लगी हुई है, उस पर इस तरह की बातें उठाना, हाँ ये हो सकता है कि संघ से जुड़े कुछ नेता जरूर हैं जो हिंदू मुस्लिम की बातें ज्यादा करते हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बातें करते हैं, लेकिन संघ की तरफ से मेरा ख्याल कभी शायद सीधे तौर पर इस तरह की बात नहीं की। संघ चालक जो है वो खुद कह चुके हैं, मोहन भागवत, कि सभी भारतीय एक है। फिर हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करते हैं हम लोग? हिंदू मुस्लिम की एकता की बात क्यों करते हैं? ये तो एक है। पूजा पद्धति अलग अलग हो, इससे आप भारतीय पहचान अलग नहीं कर सकते। कोई पूजा हिंदू मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, उसके आधार पर पहचान नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे लिए सारे हिंदू हैं। वैसे भी हिंदू दर्शन में जो है इस्लाम का विरोध कहीं नहीं किया गया। धर्म जो है व्यक्तिगत पसंद है लोगों की, इसके लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। ये बिल्कुल सही बात है। और भारत में जो संघ चालक ने कहा, मुझे याद है एक बार, कि भारत के मुसलमान हिंदू हैं, वे कहीं बाहर से तो नहीं आए हैं। मतलब संघ ने कोई उदारवादी रवैया अपनाया, ठीक है, कुछ मामलों में उसकी हिंदू निष्ठा को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, हिंदू हितों को लेकर थोड़ी उसके एक रिजर्वेशन है, उसकी अपनी, उसकी मान्यता अपनी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान भगा दो, मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो। इस तरह के बयान भाजपा नेताओं को तो मिलेंगे आपको, लेकिन संघ ने इस तरह से बयान नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।
अमेरिका के एक संस्था, अमेरिका के हमने वहाँ के ट्रम्प से अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की हुई है, उसके दबाव में भी आ जाते हैं, रिश्ते बना के रखे हैं। और ऐसे माहौल में वहाँ की संस्था संघ के खिलाफ, जो इतनी बड़ी संस्था है देश की, राष्ट्रीय संस्था है, उसके खिलाफ इस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, रॉ को बंद करने की बात करें। भारत सरकार को कड़ा नोट लेना चाहिए इसका, और वहाँ के राजदूत को बुलाकर अमेरिका के अपना विरोध दर्ज करवाना चाहिए कि एक हमारी जो हिंदूवादी राष्ट्रवादी संस्था है, उसके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी आप क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ राखी जी, अनिल जी, बिल्कुल देखिए, चाहे अनुपम जी हो या मैं हूं या सुमन जी हो, एक बात तो निकल कर आई है कि अमेरिका हमारे भारत के साथ संबंधों को देखते हुए क्या संस्था को फटकार लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये तो सेकेंडरी है, हम देख लेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस को लेकर जिस तरीके की बातें की गई हैं और उस ड्यूरेशन में की गई हैं जब मोहन भागवत का वहाँ पे एक कार्यक्रम में उनको जाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी तरफ से चीज़ों को रखें। कहीं ऐसा ना हो कि हम चुप ही रहें और अमेरिका की तरफ से भी कुछ ऐसा आ जाए जो फिर हमें एक हिट करे, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस पर स्टैंड लें। राखी जी, मुझको तो एक बात लगती है कि जिस तरीके से भारत का विश्व में कद बढ़ रहा है, जिस तरीके से भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर भी इस बात का दर्द है। जिस तरीके से भारत अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध को नहीं माना, उसने देश के हित को ध्यान में रखते हुए अपने फैसले लिए हैं, स्वतंत्र फैसले लिए हैं, कहीं ना कहीं ये अमेरिका के पेट का दर्द का कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आरएसएस और रो पर दोनों पर प्रतिबंध लगाने की बात का सीधा स्पष्ट है कि वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ये निश्चित तौर पर साफ स्पष्ट दर्शाता है कि उन्होंने रॉ को भी इसके अंदर लिया है। जहां तक आरएसएस का सवाल है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात को स्पष्ट कहा है और हम भी बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई भी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति में अगर किसी एक व्यक्ति या दो व्यक्ति ने कोई भी बयान ठीक या गलत दिए हैं, उससे पूरा संगठन उसमें शामिल नहीं होता, उसको पूरा संगठन नहीं माना जाता। निश्चित तौर पर आरएसएस ने जितने भी काम करे हैं, चाहे देश पर कभी भी किसी भी किस्म की आपत्ति आई हो, किसी किस्म की कोई परेशानी आई हो, उसने बिना धर्म देखे, बिना क्षेत्र देखे, बिना जाति देखे, सबकी मदद करी है जो वो कर सकती है। और आप मुझे बताओ, वो विदेश में अमेरिका में जाकर ये क्या करें? मोहन भागवत जी एक वसुदेव कुटुंब की बात करेंगे, दुनिया एक परिवार है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। यानी आरएसएस की जो सोच है, बीजेपी की जो सोच है, वो सोच है कि पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में लेते हैं। हम तो जीव जंतुओं की भी रक्षा की बात करते हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म है, जो हमारी विचारधारा है, जो विश्व जो आरएसएस की विचारधारा है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व को साथ में लेकर के चलने की विचारधारा है। हमारी किसी देश पर कब्जा करने की विचारधारा नहीं है, हमारी किसी देश में आंदोलन करवाने की जिम्मेदारी नहीं है, सोच नहीं है हमारी। तो हम अपने काम से आगे बढ़ेंगे, दूसरे लोग अपने काम से आगे बढ़ें। और इस कंपनी को निश्चित तौर पर जो ये एजेंसी है, उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितने अत्याचार हुए हैं, उस पर वो एक शब्द नहीं बोल रहे। पाकिस्तान में क्या है, वो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे। तो निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि ये पक्षपातपूर्ण फैसला है, पक्षपातपूर्ण निर्णय है, भारत को बदनाम करने की साजिश है। और मेरा तो बड़ा एक स्पष्ट बात है कि जितने भी आरोप हैं वो बेबुनियाद है, किसी भी आरोप के अंदर सच्चाई नहीं है। और हमारा विदेश मंत्रालय इसको पूरी तरीके से खारिज कर चुका है, अपना विरोध दर्ज करा चुका है कि इनमें कोई बुनियादी आधार नहीं है, कहीं कोई सोच नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका के अंदर हिंदू समुदाय के धार्मिक स्थलों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। वो सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए, भारत आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है, सभी धर्मों को साथ लेकर के चल रहा है, वो सब निश्चित तौर पर उनको खटक रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि भारत एक उभरती हुई ताकत बन करके उभर रहा है। उनको एक खतरा भारत दिखाई, मतलब भारत को एक खतरे के रूप में देखने लगे हैं कि कहीं इतना ना बढ़ जाए कि हमें दिक्कत हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं उनकी कुंठा है, कहीं ना कहीं उनकी छोटी सोच है। उस सोच का परिणाम ये है कि आज वो इस बात के लिए बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आसिफ महमूद ने जो आरोप लगाया है कि आरएसएस
के उपसमूह मुस्लिम और ईसाइयों के दंगे करा। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, किसी भी आरएसएस के किसी भी उपसमूह ने किसी के खिलाफ भी कोई काम नहीं करा। हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि कहीं पर अगर किसी व्यक्ति विशेष ने कुछ करा है तो कानून ने अपना काम करा है। कानून, भारत का कानून सबके लिए बराबर है। और ये हमारी, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, ये हमारी समृद्धता पर सवाल उठ रहा है। ये हमारी देश, भारत हमारा है, हम अपने नियम कानून से कहीं कोई गलती करे उसको सजा देंगे। भारत के कानून से चलेगा, भारत अमेरिका के कानून से नहीं चलेगा। भारत निश्चित तौर पर अपने हिसाब से चलेगा, इनकी रिपोर्टों के आधार पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित है। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ठीक है, और मैं एक बात और कहता हूँ कि हाँ, अनिल जो जी, यूनिवर्सल, हाँ, मैं जल्दी से एक से बस, जो वहां पर, जो हमारे वहां पर माननीय मोहन भागवत जी जा रहे हैं, वो सार्वभौमिक एकता का समारोह है। हम सबको एकता करके, एकता रहनी चाहिए, सबको एक साथ चले, उस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कहाँ अलगाववाद है? ठीक है। तो ये अब ये छोटी यही सोच तो का बात हो रही है परिणाम ना कि हम अपनी तरफ से कोई एक स्टैंड लें और समझाने की कोशिश करें। वहां का इंतजार तो ठीक है, वो क्या करते हैं वो देखने वाली बात होगी। खैर, जल्दी से वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन रहा हूँ। हाँ, स्वामीनाथ जी, क्या राय है आपकी इस पूरे विषय पर? देखिए, आरएसएस 100 साल पुराना संस्था तो है, लेकिन आरएसएस आज तक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। और आरएसएस इतना बड़ा राष्ट्रभक्त तो नहीं है जो 52 साल तक तिरंगा को नहीं पहचाना, जो अपने संस्था पे तिरंगा का अपमान किया, राष्ट्रगान का अपमान किया गया, और वो देशभक्ति की बात तो करती नहीं है। आरएसएस गए के मौलाना है, उसके यहाँ गए, बोले कि इसको Y+, जो इनका बात करता है उसको Y+ सुरक्षा दीजिए। ये संस्था है। मोहन भागवत देश के लिए कौन सा ऐसा तीर मारे हैं कि जिनको इतना बड़ा सुरक्षा दिया गया है? देश का सबसे बड़ा सुरक्षा मोहन भागवत को दिया गया, जो हम लोग के टैक्स के पैसा से काट कर उनको दिया जाता है। मोहन भागवत देश के आजादी से लेके आरएसएस कितने लोग शहादत दिए हैं, कितने देश के लिए लड़े हैं। हाँ, उनके कुछ लोग जरूर लव लेटर लिखा करते थे अंग्रेजों को, जो पेंशन लेते थे, कहते थे सुभाष चंद्र बोस के सेना में जाओ, लेकिन मत जाओ तो अंग्रेजों के सेना में जाओ। ये असली देशभक्त दिखते हैं। 3 बच्चे पैदा करो, मोहन भागवत कहते हैं। शिक्षा संस्थाओं को मजबूत करने की जगह पर बंद किया जा रहा है। और देश की लोकप्रियता का एजेंडा के हाफ पैंट से फुल पैंट हो गए। इनका भगवान की बात, भागवत की बात करते हैं कि हम संस्कारी हैं, और हमारा संस्कार इनका करोल बाग में बना। पार्किंग के लिए कई मंदिर तोड़वा दिया गया प्राचीन। 5 स्टार कल्चर का इनका ऑफिस बना। भारतीय जनता पार्टी इनका मदर पार्टी उसके है। भारतीय जनता पार्टी में जितने पदाधिकारी हैं इनके, चाहे मोदी जी हो, राजनाथ सिंह जी हो, चाहे कोई, आरएसएस के बिना वहां पहुंच नहीं सकता है। तो जिस तरह से आरएसएस को बैंड किया, आरएसएस एक ऐसी संस्था है जिसकी प्रोपेगेंडा एजेंडा से आज हमारे छात्र भोग रहे हैं। देश में हमारे जीएनजी को आंदोलित करने का काम इनके वजह से हुआ। जो इनके सत्ता पे भाजपा को बैठाने में सब सर्वोपरि स्थान किसका रहा? आरएसएस का रहा। आरएसएस ना रहे तो भाजपा सत्ता का 1 सीट नहीं पा सकेगा। झूठ का एजेंडा फैलाना, धर्म, जाति, मंगलसूत्र, मुजरा, ये यही से तय होता है। भाजपा तय नहीं करती है, आरएसएस तय करता है। अगर किसी को मंत्री बनना है, पद पर जाना है, तो आरएसएस तय करती है। तो आरएसएस भाजपा एक चोली दामन है, दोनों को अलग कर ही नहीं सकता है कोई। उसी संस्था से संपर्क में था जो हमारे गांधी जी का हत्यारा था गोडसे, जो उसी संस्था को मानने वाला था। आज देश के विचारों का संस्था बन चुका है आरएसएस, जिसका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है। 100 साल से एनजीओ काम कर रहा है। उसमें कहां से पैसा इतना आता है, आयात निर्यात होता है, कैसे मोहन भागवत जी अमेरिका जा रहे हैं तो इसका खर्च व्यय कौन देता है? इसके संस्था के पास से आमदनी रजिस्टर्ड कहाँ इनका, कि किस तरह से व्यवस्था बनता है? सवाल यहाँ भी खड़ा
अब 52 साल तक देश के तिरंगा और देशभक्ति राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, नहीं पहचाने आरएसएस के लोग। तो स्वामीनाथ जी, RSS आपको क्या लगता है कि क्या वहां की ऐसा संस्था कर दिया सही बोल देश रही के है? लिए कितना प्यार। स्वामीनाथ जी, और मजदूर सुनिए, मजदूर जब कोरोना काल में मर रहे थे, जब पथ से पैदल जा रहे थे, कितने आरएसएस के लोग रोड सड़क पर आकर उनकी सेवा किया, खाने का व्यवस्था किया, चलने का व्यवस्था किया, उनके वंश तक पहुंचाने का व्यवस्था किया। एक एजेंडा तय किया जाता है धर्म के नाम पर। जिस तरह से 14 के बाद कहते हैं धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में है। 14 से पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, पढ़ते नहीं थे, शिक्षा नहीं था, न ट्रेन था, न हवाई जहाज था, न सड़क था, न बिजली था। सब 14 के बाद बना है सारे संस्था, वो आरएसएस के द्वारा निर्धारित करके बना है। बाकी तो हुल्लाला हम लोग करते थे बिना कपड़े का, ये लोग हाफ पैंट पहनते, हम लोग नंगे घूमते थे। ये 14 के बाद आजादी दिलाने वाली भाजपा को ये आरएसएस उनका मदर पार्टी है जो देश नहीं तो के स्वामीनाथ जी, मुझे आंसर तो कीजिए। आप जितनी बात आरएसएस को लेकर कर रहे हैं, हिंदू भूमि सुखर, ये हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम सर सिख सुनिए तो यहाँ मैं चारों पूछ बसते क्या हैं। रही हूँ। तो आप इस चीज को एग्री करते हैं कि अमेरिका की जो संस्था है USCIRF, वो यदि बैन करने की बात कर रही है अमेरिका में आरएसएस को, तो क्या सही कर रही है? देखिए, USCIRF उसका वो बंद करने वाला कौन है? वहां के आप राष्ट्रपति ट्रम्प, चाहे वहां के जो विदेश मंत्री हैं, वो अंकुश लगाएंगे तो कोई संस्था किसी को अंकुश नहीं लगा सकता। सरकारें अंकुश लगाती हैं, सत्ता में बैठा हुआ वो अंकुश लगा सकता है। और ये अपना आवाज को रखने का कोशिश कर रहा है, ये बैंड कर रहा है तुम्हारी। अब हम किसी को, हमारे संस को नहीं मानते, हम बैंड अपने दिल से बैंड कर दिए, वो हमारे विचारों से अलग है, हम बैंड कर दिए। लेकिन हमको वो संस्कार सिखाए, हमको वो कहे कि नहीं धर्म खतरे में है, हम धर्म को बचाने के लिए बहुत बड़ा त्याग किए हैं। तो आरएसएस वाले काहे नहीं, राम जी का प्रभु श्री राम के चंदे चोरी हो गया, वो भी नहीं बचा पाया आरएसएस वाले। देश को क्या खट बचाएंगे? जाके बॉर्डर पर कितने आरएसएस के लोग शहादत दिए बता दे। तो आरएसएस को बैंड जो करने वाली संस्था है, वो उसकी औकात नहीं है कि वो बैंड करे। बैंड करना है तो वहां के बैठे हुए सर्वोपरि इनके मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रम्प, और जो मोदी जी को भी आरएसएस का एक अंग मानते हैं, और मोदी जी आरएसएस के ही है, तो डोनाल्ड ट्रम्प से बात करें कि हमारे भाई मदर संस्था को क्यों बैंड किया जा रहा है। वो तो मोदी जी की बीच की बात है। लेकिन देशभक्ति का ये लोग ऐसा कोई काम नहीं किए जो इनसे देशभक्ति टपकती है। वो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तोदा हिंदू भूमि स्वखर सुखवर्धितो हम महामंगले पूर्ण भूमि तदत्तो पतत्तो सखायो। हिंदू राष्ट्र की कल्पना की बात करते हैं। यहाँ तो हम सरो हिताय सरो, यानी सबको मानने वाले हैं। ठीक है स्वामीनाथ जी, तो देश में लोकतंत्र और संविधान की पूजा होती, संविधान की बात आरएसएस से नहीं होती। वो सिर्फ धर्म और जाति में बांट कर बात चर्चा किया जाता है। आरएसएस अपने बात को थोपने के लिए ला देती है, देश को भ्रम फैलाती है, तभी भारतीय जनता पार्टी का उपज होता है। भारतीय जनता पार्टी भाइयों बहनों मित्रों 2 करोड़ नौकरी देंगे, क्यों नहीं आरएसएस लड़ती है अपने संस्था से, बीजेपी से कि आप शिक्षा फ्री करो, हमारे सभी बच्चों को, छात्रों को न्याय दो, जस्टिस दो। कौन सा ऐसा काम आरएसएस किया जो बताए हमको? हमारे सभी बड़े भाई पंडित जो बैठे हैं वो बताए कौन सा आरएसएस तीर मारा है देश के लिए, कौन सा शहादत दिया है आरएसएस, कौन सा इतिहास है आरएसएस का कि देशभक्ति के लिए वो कौन सा स्वर्णिम काम किया है। कृपा करके हाथ जोड़ रहा हूँ कि आप लोग सुना दी। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे स्वामीनाथन जी ने जो कहा है, वो इन्होंने मोहन भागवत की सुरक्षा की बात करी है। हमारी सरकार मोहन भागवत नहीं, विपक्ष के सभी नेताओं को भी पूरी सुरक्षा देती है। जहां पर सिक्योरिटी की जितनी आवश्यकता होती है वहां पर सिक्योरिटी देते हैं। कोई इसमें भाई भतीजावाद नहीं होता, कोई इसके अंदर पक्षपात नहीं होता, और देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने की सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार बखूबी अपने काम को करती है। दूसरी बात, इन्होंने 3 बच्चे वाली बात कही। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने नसबंदी का प्रोग्राम शुरू करा तो हिंदुओं की नसबंदी क्यों, मुसलमानों की नसबंदी क्यों नहीं? ये पक्षपात आप लगा रहे हैं तो आप पहले अपने गृहवान में झांकें। वैसे तो मैं सही बात यह है कि सब डिबेट से अलग का हिस्सा है,
डिबेट का हिस्सा नहीं है। ये डिबेट, ये मतलब की बात नहीं करते, दाएं बाएं भागते हैं और डिबेट को खराब कर देते हैं। तीसरी बात, मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूं, इन्होंने जीएनजी का मामला उठाया। जीएनजी, झारखंड के अंदर यूएनजी धरने बैठी है, कांग्रेस की सरकार है, उसने अभी तो वहां पर राहुल गांधी जी क्यों नहीं गए? एक सेकंड आ रही हूँ। आप हिमाचल प्रदेश नहीं राखिए, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पंजाब, वहां का जीएनजी नहीं है क्या? वहां का जीएनजी देश का नागरिक नहीं है क्या? वहां के जीएनजी की चिंता नहीं होनी चाहिए? हम निश्चित तौर पर जीएनजी की चिंता होनी चाहिए, जीएनजी के को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए, उनके लिए काम होना चाहिए। लेकिन ये पक्षपातपूर्ण तरीका कि बाकी में चुप रहेंगे और बाकी में बोलेंगे, वहां पर आप धरने पे भी जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास भी जाएंगे, आप सीएम आवास नहीं जाएंगे, सीएम को नहीं रोकेंगे, तो निश्चित तौर पर ये पक्षपातपूर्ण रवैया है। पूरा देश इसको देख रहा है और पूरे देश को देखने के बाद में ये सरकार, जैसे वंदे मातरम को हम नहीं मानेंगे, अब ये वंदे मातरम को नहीं मानेंगे तो सरकार इनको, देश की जनता इनको नहीं मानेगी, देश की जनता कांग्रेस को नहीं मानने वाली बात है। देखिए अनिल जी, जितना मैं समझ पाई हूँ, सुनिए अनिल जी, पूरी बात में एक बात स्पष्ट हो गई कि उनका ये कहना है कि देखिए आरएसएस को वो नहीं पसंद करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज ये कि बहुत सारी खामियां उनने बताई, और तीसरी चीज, लेकिन वो इस चीज को मानते हैं कि ये संस्था कुछ नहीं होती है, जो डिसीजन लेना है वो अमेरिकी प्रशासन को लेना है। तो उनसे जरूर हम ये पूछ सकते हैं दावे के साथ कि आप होते कौन हैं हमारे आरएसएस को बैन करने वाले। तो यहां तो कम से कम उनने सकारात्मक बात रखी। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ऐसा बयान ना आ जाए जो और विवादित हो जाए, पर कम से कम ठीक है, वो अब देखिए अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो नहीं पसंद करते, उनका व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन कम से कम इस चीज को तो स्वीकार रहे हैं कि हाँ, हमारा राइट बनता है ये बात करने का कि आप होते कौन है हमारे आरएसएस को या हमारे जो यहाँ की जो संस्था है उसको बैन करने का। तो ये कम से कम एक सकारात्मक पहलू है। और चर्चा के हम इर्द गिर्द ही रहे, ऐसे तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, तो एक एक चीज का जवाब देंगे तो कैसे संभव हो पाएगा? ठीक है जी, सिर्फ 10 सेकंड के मैं टाइम प्लीज जल्दी से। नंबर एक, हमारी सरकार ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने विरोध दर्ज करा दिया है, आगे जो भी संभव होगा वो हम कार्रवाई कराएंगे। अभी इन्होंने एक बात करी कोरोना काल की, मैं कोरोना काल के लिए दावे के साथ कह सकता हूँ, प्रूफ के साथ कहता हूँ, मैंने खुद 2 महीने कोरोना काल का कैंप लगाया, दिनेश जी ने भी 2 महीने कोरोना काल का कैंप लगाया। क्या आपने कोरोना काल में ईमानदारी से हाथ धरे को, क्या आपने कोरोना काल के अंदर कोई कैंप लगाया? आप आरोप लगाना आसान है, तुमने क्या करा कोरोना काल में? आपको नहीं मालूम है, मैं बता दे रहा हूँ, मैं भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इन सब का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पूरे देश में कैंप का राशन और खाने का व्यवस्था किया, और उसके लिए हमारे भैया हुआ, दिल्ली में बांट रहा था, करके कोर्ट में हमारे पर केस हुआ। नहीं होती आप अपने प्रमाण चाहिए, मैं लाखों वीडियो फोटो दिखाऊं, कितने देश में मैं बांटा हूं, रिकॉर्ड दिखाऊं, मेरे पर केस लगा था कोर्ट में राशन बांटने पर। अनिल जी, स्वामीनाथ जी प्लीज झगड़िए मत। एक तो बात कोरोना की नहीं हो रही, अभी मैंने इसके पहले ही कुछ कहा था कि दूसरे बातों पर आएंगे तो बहुत कुछ दूर तक बातें निकल देंगी और चली जाएंगी। छोड़ दीजिए उस चीज को, जिस विषय पर है उस पर आ जाइए, झगड़ने का विषय नहीं है। अनिल जी प्लीज प्लीज 1 मिनट रुकिए। अनिल जी रुकिए 1 मिनट रुकिए प्लीज। आप देखिए झगड़े का विषय नहीं है ना, अपने टॉपिक पे बात करेंगे तो बेहतर होगा। प्लीज दिनेश जी, अनिल जी, स्वामीनाथ जी प्लीज देखिए, मैं माइक म्यूट करा दूंगी सर, अच्छा नहीं लगता मत बोलिए ना, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आप दोनों से प्लीज। एक तो डिबेट से भागते हैं, राम के चढ़ावा चोरी कर जाते हैं। तुमने क्या करा ये बताओ, तुमने कुछ करा? सर आज का जो विषय है उस पर रहिए, मैं बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, बार बार याद भी दिला रही हूँ। जिस राम ने मुझे लाया, प्लीज आरएसएस बैन की बात हो रही है अमेरिका में, हम उस पे ही रहें, उस पर आगे क्या हो सकता है उस पे बात करें। प्लीज म्यूट करिए जरा, म्यूट करिए प्लीज बीजेपी कांग्रेस को। ये तरीका नहीं होता है बात करने का, एक बार नहीं 10-10 बार बोलना पड़ रहा है, बाकी लोग भी तो सुन रहे हैं ना, उनका भी टर्न आने दीजिए सर। दिनेश जी प्लीज अपनी बात रखिए जल्दी से। दरअसल कि आपका जो चैनल है बड़ा मर्यादित चैनल है, पूरे देश के अंदर एक अलग तरह की छवि है और मर्यादा बनी रहनी चाहिए, लेकिन भारत के कुछ मेरे मित्रों को संघ के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। हालांकि ये डिबेट का विषय था नहीं, इन्होंने थोड़ी सी डिबेट को भटका दिया, लेकिन कई इस तरह के विषय हैं जो संघ के कार्यकर्ताओं ने किए हैं, राष्ट्र हित के बड़े बड़े कार्य किए हैं, उनका बारे में जानकारी कुछ लोगों को होनी चाहिए।
ताकि वे इस तरह की बातें ना कर सके। और आज जो सभी ने बातें कही हैं, लगभग अपनी बात सबने रखी है, लेकिन हाँ, संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, राष्ट्र हित में कार्य करता है, किसी एक जाति, किसी एक धर्म से, इस सब विषय से परे हट करके सिर्फ राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र हित का कार्य करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेद और वसुधैव कुटुम्बकम। इसके अलावा संघ का इस तरह का कोई ज्यादा विषय रहता नहीं। और फिर रही बहन की बातें, ये संभव है नहीं। परमपिता परमेश्वर जिन लोगों ने इस तरह की बातें कही, उनको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और अपनी तरक्की के बारे में सोचे कि मैं भी अच्छा कार्य राष्ट्र हित में करूं। जो लोग अच्छा बिल्कुल कार्य ठीक कर रहे है हैं दिनेश जी, उनके लिए मैं भी कुछ जिन्होंने ये कार्य बात करूं, कही है ना, और अगर नहीं कर सकते तो बाधा ना डालें। दिनेश जी, लेकिन जिन्होंने ये बात कही है उनको सद्बुद्धि दे भी देगा ना भगवान ऊपर वाला, तो भी उन्हें सद्बुद्धि नहीं आएगी। मैंने शुरुआत ही करी थी कि पाकिस्तान के मूल के चीफ हैं वो, तो पाकिस्तान को आज तक कोई समझ पाए, आप समझिए ना, अपनी हरकतों से वो उसका क्या एक ऑरा बना हुआ है, तो वो कहाँ से समझेंगे। चर्चा तो हमें लगता है वहीं से समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये कौन है। इसीलिए मुझे वहीं से डाउट हो रहा था कि इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है अनुपम जी, USCIRF के जो चीफ हैं आसिफ महमूद पाकिस्तान मूल के हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि यदि इन्होंने कहा है, भले ही संस्था का जो भी उद्देश्य हो, जो भी काम हो, जो भी लिखने का उनका अधिकार हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये इंटेंशनली जानबूझ के किया गया है। हो सकता है इसके पीछे से कोई उनको एक मजबूती भी मिली हो कि आप इस तरह की बातें लिख सकते हैं, कर सकते हैं, वरना इतना आसान होता नहीं है। मुझे लगता है अमेरिका को भी पता ही होगा, जैसे हमें पता होता है अमेरिका के बारे में, तो क्या अमेरिका को नहीं पता? और देश नहीं, पूरे विश्व की मैं बात करूं तो क्या RSS को नहीं जानता कोई? कैसे आप बोल सकते हैं? तो ये कहीं ना कहीं एक साजिश का हिस्सा भी बिल्कुल हो सकता है। नहीं, देखिए राकेश जी, साजिश का हिस्सा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सिर्फ साजिश माने तो ये समस्या का बहुत ही सरलीकरण हो जाए। ये समस्या उतनी सरल है नहीं जितनी दिखाई दे रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस समस्या की जड़ तक हमको पहुंचना पड़ेगा। आखिर ये बातें उठी कैसे, हाँ। और कैसे इनको मौका मिला इस तरह की बात भारत के किसी एक संगठन के बारे में कहने का। तो देखिए, बहुत आसान है। अगर इस संस्था के बारे में अगर आप अध्ययन करें तो ये जब भी किसी देश के बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो उसके ऊपर ये 3 शब्दों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, बहुत उसके ऊपर अपना स्पेसिफाई करते हैं। एक तो धर्म के आधार पर कुछ घटनाएं वहां पर हो रही हो, वो लगातार हो रही हो और व्यवस्थित तरीके से हो रही हो, और सरकार की जो नीति है उस देश में, सरकार की जो नीति है वो इस तरह की हो जिसमें कि ऐसा दिखाई दे कि न्याय नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर धर्म के आधार पर किसी अल्पसंख्यक को किसी अपराध के लिए अगर जेल में डाल दिया गया हो और उस व्यक्ति को जो जेल में डाला गया हो उसकी सुनवाई ना हो रही हो, इस तरह की अगर घटनाएं हो, एक इक्का दुक्का ही हो, तो ये संगठन उसके लिए आवाज उठाना शुरू कर देता है और वहीं से उस देश की निगेटिव छवि बनानी शुरू कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत के बारे में पिछले 10-12 सालों से, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, एक चीज प्रचारित हो रही है कि भारत के अंदर, चूंकि मोदी जी RSS से जुड़े हुए रहे हैं, चूंकि RSS का अच्छा खासा से है भारतीय गवर्नमेंट में, तो इस वजह से मोदी जी इस तरह की काम कर सकते होंगे कि यहाँ पर अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले होते हैं, मॉब लिंचिंग होती है। मणिपुर का उदाहरण दिया जाता है कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदायों को न्याय नहीं मिला है। कुछ ईसाई जो व्यक्ति हैं उड़ीसा में और कई अन्य जगहों पर, उनके जो चर्च वगैरह वेंडलाइज किए जाते हैं, उसकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आती हैं। तो लगातार धीरे धीरे करके ये सब बातें बाहर आती हैं और उसमें हमारी सरकार को जिस समय जवाब देना चाहिए और जिस तरह से जवाब देना चाहिए शायद वो नहीं दे पाई है। तभी ये महमूद जैसे लोगों को एक बल मिलता है भारत के खिलाफ इस तरह की बातें बोलने का। तो जितनी गलती, जितनी साजिश महमूद की है या इस संस्था की है भारत के खिलाफ, कहीं ना कहीं हमको भी अपने अंदर झांकना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इस तरह की खबरें जो भारत के खिलाफ उठाई जाती है उसमें कितनी सच्चाई है, और अगर उसमें अगर सच्चाई तनिक भी है तो भारत की सरकार की नीतियां कैसी हैं कि इस तरह की चीजों को हम कैसे टैकल कर रहे हैं। देखिए, इक्का दुक्का घटनाएं होना वो अलग चीज है, लेकिन ये संस्था बार बार कहती है हम किसी भी देश के अंदर इस पैटर्न को देखते हैं। तो क्या उन्होंने ये पैटर्न देख लिया है? क्या इस तरह की घटनाएं लगातार भारत में हुई हैं? क्या भारत के कुछ राज्य ऐसा अपने आप को दिखा रहे हैं जहां पर धार्मिक रूप से जो बहुसंख्यक हैं वो ज्यादा ही
उग्र स्वभाव में दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरह हो रहा है तो इसकी छवि खराब तरीके से जाएगी ही जाएगी। और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका भी एक डेमोक्रेसी है, भारत भी एक डेमोक्रेसी है। तो वो हमारे अंदर की चीजें पहचानने की ज्यादा कोशिश करते हैं बनिस्बत कि हम चीन को समझें या चीन हमको समझे। वहां पे लोकतंत्र नहीं है। तो ये मैं इसलिए कहता हूँ बहुत सरलीकरण नहीं करना चाहिए इस चीज का। आरएसएस एक संगठन है, उसके ऊपर विवाद हो सकते हैं कि उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं कराया, भारत में नहीं कराया लेकिन अमेरिका में क्यों करा रखा है, तो ये अलग तरह के विवाद हैं, उनके ऊपर नहीं जाते हैं। लेकिन भारत सरकार का रवैया क्या है, और मैं बार बार इस चीज को बोलता हूं राखी जी, कि पिछले 1 साल से या उससे कुछ समय ज्यादा से लगातार जो भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की, उसके विरोध में भारत क्या कर रहा है। भारत के नाविकों को हॉर्मुज के आसपास मार दिया जाता है। भारत सरकार क्या केवल बातचीत कह के रुक गई? भारत सरकार ने क्या कठिन कदम उठाए वहां पर? लगातार ट्रेड की धमकी दी जाती है भारत को। भारत ने क्या कदम उठाए, भारत की जनता को भी जानने का हक है और विश्व को भी एक संदेश देने का हक है कि भारत अपनी सोवरेनिटी से समझौता नहीं करता। अब ये एक और बिंदु आया है, इस बिंदु के ऊपर भी भारत सरकार को सिर्फ बयान दे करके या एक लताड़ लगा के नहीं चुप हो जाना चाहिए, कड़े शब्दों में और अपने हायर अथॉरिटीज के साथ इस चीज को उठाना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी चूंकि खुद आरएसएस से आते हैं, वो इस विषय को अपने समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप के सामने उठाएंगे। और अगर वो नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब है कि भारत ने कहीं ना कहीं अपने हितों से समझौता करना शुरू कर दिया। ठीक है, सुमन जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी भी जल्दी से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अमेरिका की एक धार्मिक आज़ादी की वकालत करने वाली जो कागजी संस्था है, चाहे कागजी हो, लेकिन जिस तरह से बातें कही है इसने, उसमें हमें लगता है कि अमेरिका की भी इसमें ट्रंप की मिलीभगत हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बात उन्होंने इतने बड़े संगठन के बारे में, एक छोटी संस्था इतनी बड़ी बातें कह दी। सरकार को इसका विरोध, जैसे अभी अनुपम जी ने कहा है, कि कड़ा विरोध करना चाहिए इसका। और ये मैसेज जाना चाहिए ट्रंप को कि भाई हमारे अंदरूनी मसलों में हमारी संस्थाओं के बारे में आप बकवास करोगे तो भारत को आपको जमकर जवाब देगा। ये मैसेज जाना चाहिए। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं इनका 36 इंच का सीना है। मुझे लग रहा है कि अगर इसको सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली अपनी ताकत दिखाएंगे, वो अमेरिका को जवाब देंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि जो भी इस विषय पे बात आई है 29 तारीख के कार्यक्रम से पहले, क्योंकि आज ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, कल परसों तक में मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी और होना भी चाहिए। अमेरिका की तरफ से ना सही, भारत की तरफ से तो हो ही जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की किसी भी संगठन के लिए यदि बात की गई है तो कम से कम हम अपनी बात तो रखें। बाकी अमेरिकी प्रशासन को जो करना है वो करेंगे, और यदि वहाँ से कुछ नेगेटिव आता है तब तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि समय की सीमा में इस चर्चा को रोकूंगी, अनिल जी नहीं आ पाऊंगी, समय बहुत हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग है, और सबसे बड़ी बात देखिए, इसकी जड़ को समझिए। ये बात बिल्कुल सही है इस चर्चा के माध्यम से जो निकल कर आया। यूएससीआईआरएफ के जो चीफ हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे कोई एक साजिश हो सकती है। साजिश, लेकिन एक तरफ आपने आरएसएस को लेकर जिस तरह की बात कही है वो छोटी सी बात नहीं है। तो ये एक पूरी चर्चा से सबका जो एक मत था कि भारत की जो सरकार है यहाँ से एक स्टैंड लेना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि आपने इस तरह की बातें क्यों लिखी। आपकी जो संस्था है उस पर आप कहीं ना कहीं स्टैंड लें, उस पर आप अपने स्टेटमेंट्स को क्लियर करें कि इस तरह की बातें क्यों की गई हैं। और देखते हैं फिर 1-2 दिन में और क्या कुछ निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।